हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आईपी प्रोटोकॉल के बारे में एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इस लेक्चर में हम लोग आईपी वर्जन 4 प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। दो वर्जन है आईपी प्रोटोकॉल के, वर्जन 4 और वर्जन 6। सो इन दिस चैप्टर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, डेटाग्राम्स, फ्रेगमेंटेशन और चेकसम भी आपका आईपी प्रोटोकॉल में यूज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शंस कुछ यूज होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर आईपी प्रोटोकॉल की बात करें, आईपी प्रोटोकॉल इज़ द ट्रांसमिशन mechanism used by the TCP/IP protocol at the network layer, and IP protocol is unreliable and connectionless datagram protocol, best effort delivery service। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल की बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक यूडीपी है और टीसीपी है। यूडीपी आपका अनरिलायबल है बट बेस्ट एफर्ट सर्विस है, काफ़ी फास्ट काम करता है। ठीक है, जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जैसे कि वीडियो एंड वॉइस ओवर आईपी, यहाँ पर हम लोग यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और टीसीपी प्रोटोकॉल आपका रिलायबल है, वहाँ पर एरर करेक्शन मैकेनिज्म यूज होता है, फ्लो कंट्रोल यूज होता है, तो वो थोड़ा सा यूडीपी से स्लो। बट दिस प्रोटोकॉल यूज द आईपी प्रोटोकॉल सर्विसेज इन द नेटवर्क लेयर। ये दोनों प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर के आईपी प्रोटोकॉल के सर्विसेज को यूज करते हैं। और यूडीपी जो कि हमारा एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल था, कुछ उसी तरीके से आपका आईपी भी है, वो भी आपका अनरिलायबल है। तो इसमें देखिए, द टर्म अनरिलायबल मीन्स आईपी पैकेट कैन बी करप्टेड, करप्ट हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो सकती है, डिले हो सकता है, एंड मे क्रिएट कंजेशन फॉर द नेटवर्क, जिसकी वजह से नेटवर्क में कंजेशन आ सकते हैं। बट अगर हमको आईपी प्रोटोकॉल से रिलायबिलिटी चाहते हैं तो हम लोग रिलायबिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के उस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे जिसमें रिलायबिलिटी मिलती है। कहने का मतलब है हम लोग टीसीपी प्रोटोकॉल की यूज करेंगे। द आईपी मस्ट बी पेयर्ड विद अ रिलायबल प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी। पोजीशन ऑफ आईपी इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। ये देखिए फिगर, यहाँ पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में दिया गया है। अगर हम लोग एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे बताया है, एस एम टी पी, एफ टी पी, डी एन एस, डी एस सी पी। दीज आर द सम प्रोटोकॉल यूज्ड एट एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोगों ने यूडीपी, टीसीपी को पढ़ा है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही एससीटीपी एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। नेटवर्क लेयर पर ब्रॉडली जो है वो आपका आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एआरपी प्रोटोकॉल को हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के दोनों के बीच में काम करता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन आईपी प्रोटोकॉल से थोड़ा सा नीचे है। एंड देन डेटा लिंक लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि आईपी प्रोटोकॉल के पैकेट को यूज करके यूज़ करते हैं और उसको सेंड करते हैं। फिजिकल लेयर में हम लोगों ने देखा कि बिट स्ट्रीम में आपका डेटा ट्रेवल होता है। तो आपका पोजीशन, अगर हम लोग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट की बात करें तो बीच में जो है वो आईपी प्रोटोकॉल लाई करता है। व्हाट इज डेटाग्राम? अगर हम पीडीयू, पीडीयू एक टर्म है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अगर इसकी बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में पीडीयू के डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। एप्लीकेशन लेयर पर पीडीयू को हम लोग डेटा कहते हैं या फिर मैसेज बोल सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका ये सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क लेयर पर डेटाग्राम, डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम, एंड
फिजिकल लेयर पर बिट स्ट्रीम. So packet in network internet layer are called datagram. A datagram is a variable length packet consisting of two parts, header and data. जितने भी हम लोग प्रोटोकॉल देख रहे हैं वो सारे प्रोटोकॉल डेटा के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो वो आपका हेडर होता है. तो हर एक प्रोटोकॉल जितने भी यूज हो रहे हैं वहाँ पर हेडर और डेटा साथ साथ रहेंगे. अगर हम लोग आईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो आईपी प्रोटोकॉल में जो हेडर की साइज है वो 20 टू 60 बाइट है. मतलब हमारी फ्लोर वैल्यू 20 हो सकती है, मिनिमम 20 बाइट का हेडर रहेगा और मैक्सिमम जो वैल्यू इसकी जा सकती है वो 60 बाइट तक इसकी लेंथ जा सकती है. एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन इसेंशियल टू राउटिंग एंड डिलीवरी. और राउटिंग एंड डिलीवरी के लिए कुछ इसेंशियल्स इंफॉर्मेशन ये रखते हैं. राउटिंग और डिलीवरी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. It is customary in TCP/IP to show the header in 4 byte section. A brief description of each field is in order. Next हम लोग देखेंगे इस header के बारे में पूरा. तो 4 byte section में कहने का मतलब है 8 into 4 32 bit section में हम लोग इसको header को पढ़ेंगे. टॉपिक डिस्कस्ड इन सेक्शन. इस सेक्शन में हम लोग फॉर्मेट ऑफ डेटाग्राम पैकेट, सम एग्जांपल्स देखेंगे. आईपी डेटाग्राम. अगर हम लोग आईपी डेटाग्राम की बात करें तो वहाँ पर हेडर रहता है और डेटा रहता है. हेडर की साइज हमने अभी देखा कि 20 टू 60 बाइट का हेडर होता है. और अगर हम लोग कंप्लीट साइज की बात करें आईपी डेटाग्राम की तो डेटा की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है. अगर कोई भी डेटा वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर जो हेडर है वही आपकी कंप्लीट आईपी डेटाग्राम होगा. तो यहाँ पर देखिए ये जो साइज है ये आपके आईपी डेटाग्राम की साइज है. तो मिनिमम साइज 20 जब आपका डेटा 0 होगा और मैक्सिमम इतना हो सकता है 65,535 बाइट. ये फिगर आईपी वर्जन 4 का हेडर फॉर्मेट है. तो यहाँ पर ये कई सारी फील्ड हैं. हर एक फील्ड को हम लोग देखेंगे कि उस फील्ड का यूज़ क्या है और किस तरीके से आईपी में वो फील्ड यूज की जाती है. फर्स्ट 4 बिट देखिए ये वर्जन है. नेक्स्ट हेडर लेंथ. वर्जन अगर आईपी वर्जन 4 प्रोटोकॉल है तो यहाँ पर जो वर्जन की वैल्यू होगी वो 4 होगी बाइनरी में. हेडर लेंथ, तो हेडर का लेंथ क्या है, जैसे यहाँ पर ऊपर देखिए हेडर का जो लेंथ है वो 20 टू 60 बाइट हो सकती है. तो ये जो है 4 बिट ये 20 टू 60 बाइट को बताएगा कि हेडर की लेंथ क्या है, 20 है या 60 है या फिर उसके बीच का कुछ है. सर्विस टाइप, ठीक है, किस तरीके के सर्विस ये आईपी डेटाग्राम यूज कर रहा है. टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है ये हेडर प्लस डेटा की वैल्यू को बताएगा कि टोटल लेंथ का पैकेट क्या है. हर एक पैकेट का आइडेंटिफिकेशन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू होगी, वो 16 बिट की होगी. फ्लैग एंड नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये भी सारी चीज़ हम लोग देखेंगे. टाइम टू लाइव 8 बिट, प्रोटोकॉल 8 बिट, हेडर चेकसम 16 बिट, सोर्स आईपी 32 बिट, डेस्टिनेशन आईपी 32 बिट, ऑप्शंस एंड पैडिंग. पैडिंग का मतलब है डेटा जो भी हमको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिल रहा है. तो ये ऑप्शन ये 0 टू 40 बाइट तक, 0 टू 40 बाइट तक हो सकता है ऑप्शन. अगर 40 बाइट ऑप्शन होता है तो वहाँ पर हेडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी. और अगर ऑप्शन की वैल्यू 0 है तो हेडर की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी.
तो हेडर जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो ऑप्शन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर हम लोग आईपी प्रोटोकॉल में ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर हेडर की साइज जो है इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो इंक्रीज होकर मैक्सिमम 60 बाइट तक ही हो सकती है। हेडर के अगर हम लोग फर्स्ट 4 बिट की बात करें तो फर्स्ट 4 बिट की जो बाइनरी वैल्यू होगी वो वैल्यू 4 को डिनोट करेगी। दिस 4 bit field defines the version of IP protocol. Currently the version is 4। तो अगर वर्जन 4 है तो यहाँ पे जो हमारी बाइनरी वैल्यू रहेगी वो उसकी डेसिमल वैल्यू आएगी 4। अगर वर्जन 6 है तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। Header length, this is also 4 bit field, define the total length of datagram header in 4 byte word। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 4 बाइट वर्ड में जो है हेडर लेंथ दिया रहता है। जो कुछ भी इसकी हेडर लेंथ की वैल्यू आएगी उसको हम लोग 4 बाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है ये वर्ड्स में दी रहेगी और उसको बाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बाइट आ जाएगा हेडर लेंथ का। द फील्ड इज नीडेड बिकॉज द लेंथ ऑफ हेडर इज वेरिएबल। अब इस फील्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपका जो हेडर है वो वेरी कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने यूडीपी में देखा था, यूडीपी में हेडर के जो साइज है वो 8 बाइट है, तो वहाँ पर कहीं पर हेडर लेंथ की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पर हेडर की वैल्यू चेंज हो रही है, इस वजह से हेडर में हेडर लेंथ की वैल्यू होनी चाहिए ताकि रिसीवर को पता चले कि ये जो हेडर है उसका साइज क्या है। दिस फील्ड इज नीडेड बिकॉज द लेंथ ऑफ हेडर इज वेरिएबल between 20 to 60 byte where there are no options. When there are no options, the header length is 20 byte and the value of this field is 5। तो हमने कहा कि यहाँ पर हेडर लेंथ का जो भी वैल्यू रहेगा वो किस में रहेगा, वर्ड में रहेगा, और वर्ड को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम के लिए 5 होनी चाहिए, तो 5 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। अगर हम लोग 4 बिट की बात करें तो 4 बिट में मैक्सिमम वैल्यू 15 होती ही है। तो वहाँ पर हेडर का जो लेंथ है वो 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक है, व्हेन द ऑप्शन फील्ड इज एट इट्स मैक्सिमम साइज द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड इज 15। तो इसकी वैल्यू 15 होगी। ठीक है, जब ऑप्शन यूज हो रहा होगा, और जब ऑप्शन नहीं यूज हो रहा होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। एंड कितने बाइट का हेडर होगा, मिनिमम आपकी 20 बाइट का हेडर होगा और मैक्सिमम आपका 60 बाइट का हेडर होगा। एंड नेक्स्ट फील्ड है सर्विस टाइप एंड नेक्स्ट 16 बिट इज टोटल लेंथ। सर्विस टाइप में ये है कि जैसे कि आपका जो भी पैकेट है उस पैकेट में डिले होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि जो आपका पैकेट हो किसी एक सेंसिटिव एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए यूज किया गया है जहाँ पर हम लोग डिले की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए टाइप ऑफ सर्विस की एक वैल्यू दी गई है कि ताकि ये मैसेज, ये पैकेट किसी भी राउटर के पास जाए तो राउटर उस मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए कि अर्जेंट वर्क हो गया। और जो आपका पैकेट है वो पैकेट अलग अलग सर्विसेज रख सकता है, जैसे कि रिलायबल सर्विस है, रियल टाइम सर्विस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोटोकॉल की टाइप ऑफ सर्विसेज की वैल्यू चेंज होगी। द टाइप ऑफ सर्विस TOS bit were included in IP version 4 header to allow different type of IP datagram. For example, datagram particularly requiring low delay, तो लो डिले के केस में इसकी वैल्यू कुछ और रहेगी।
जहाँ पर हम लोग को हाई थ्रूपुट की ज़रूरत है वहाँ पर कोड पॉइंट की वैल्यू कुछ रहेगी, और जहाँ पर रिलायबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पर कोड पॉइंट की वैल्यू कुछ डिफरेंट रहेगी। तो अलग अलग वैल्यूज़ में अलग अलग सर्विसेज होंगे पैकेट के लिए, टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, it might be useful to distinguish real-time datagrams such as those used by an IP telephony applications। तो जैसे IP टेलीफोनी ये क्या है, आपका रियल टाइम डेटाग्राम है। अगर हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो अभी आपके जो वॉइस है वो अगर ड्रॉप तो हो जाए, जैसे कभी कभी हमको सुनाई पड़ता है, हम जो जब भी बात करते हैं तो आवाज़ कट के आती है, लेकिन आवाज़ आती है। ऐसा नहीं कि अगर आगे का कोई भी फ्रेम लॉस हो गया है तो बाकी सारे वेट करते रहेंगे जब तक वो फ्रेम पहुंच ना जाए। अगर ये चीज़ होगा तब तो बहुत डिले हो जाएगा वॉइस आने में। तो इस टाइप के सर्विसेज में, आईपी टेलीफोन सर्विसेज में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। नॉन रियल टाइम ट्रैफिक के लिए फॉर एग्जांपल एफटीपी वैल्यू अलग होगी। द स्पेसिफिक लेवल ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड इज पॉलिसी इशू डिटरमाइंड बाय द राउटर एडमिनिस्ट्रेटर। तो राउटर एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए क्या क्या टाइप ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, और उस पर राउटर जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पैकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा। किसको वेट कराना है, किसको तुरंत भेजना है, किसको किस तरीके के रूट प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीज़ टाइप ऑफ सर्विसेज से राउटर है वो फाइंड करेगा पैकेट के लिए। अब टाइप ऑफ सर्विसेज में देखिए, ये जो 8 बिट फील्ड है, स्टार्टिंग के जो 3 बिट हैं वो हमारे प्रेसिडेंस बोले जाते हैं। उसके वैल्यूज़ देखिए, ये हैं आपके टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, और रूटीन, priority, immediate, फ्लैश ओवरराइड, क्रिटिकल, नेटवर्क कंट्रोल, इंटरनेट इंटरनेटवर्क कंट्रोल एंड नेटवर्क कंट्रोल। तो ये हैं आपके प्रेसिडेंस जो कि नेचर एंड प्रायोरिटी ऑफ डेटाग्राम को बताते हैं। और टाइप ऑफ सर्विसेज में देखिए, यहाँ पर मिनिमाइज डिले, उनको डिले कम चाहिए तो वहाँ पर टाइप ऑफ सर्विसेज की वैल्यू 1000 रहेगी। मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए ये वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम रिलायबिलिटी के लिए रहेगी, मिनिमाइज मॉनेटरी कॉस्ट के लिए ये रहेगी, और नॉर्मल सर्विस के लिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और लास्ट के जो 2 बिट हैं वो फ्यूचर पर्पस के लिए उसको रिजर्व कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगर हेडर में हम लोग देखें तो टोटल लेंथ की वैल्यू आ रही है, और टोटल लेंथ के जो बिट है 16 बिट का है। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि साइज़ क्या हो सकती है मैक्सिमम किसी भी आईपी पैकेट की, तो वो 2 की पावर 16 - 1 तक हो सकती है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में देखा है। नोट, ये पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट है। द टोटल लेंथ फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम इंक्लूडिंग द हेडर। तो जो टोटल लेंथ है वो वैल्यू आपके हेडर और डेटा दोनों को इंक्लूड करके बताएगा। तो अगर देखा जाए कि टोटल लेंथ की वैल्यू मैक्स मिनिमम क्या हो सकती है, वो 20 हो सकती है। 20 कब, जो हमारा हेडर की वैल्यू बेस वैल्यू रहे 20, और जो हमारा डेटा है वो 0 रहे, तो मिनिमम वैल्यू 20 हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है 2 की पावर 16 - 1। लेंथ ऑफ डेटा, अगर यहाँ पर आपको टोटल लेंथ दिया हुआ है और पूछा जाए कि डेटा का लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ डेटा इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ। टोटल लेंथ की वैल्यू दी रहेगी, हेडर लेंथ आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, और उसके बाद आप लोग डेटा के लेंथ को फाइंड कर सकते हो। सिंस द फील्ड इज 16 बिट,
The total length of IP datagram is limited to 65,535 to the power 16 minus 1 byte, of which 20 to 60 byte are the header and the rest is data from the upper layer. उसके बाद की जो फील्ड है वो आइडेंटिफिकेशन 16 बिट। आइडेंटिफिकेशन ये आपका एक यूनिक नंबर होता है, जो भी सेंडर है वो आईपी पैकेट को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा और जो कि यूज किया जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन में, जिसका यूज होता है फ्रेगमेंटेशन में। और 3 बिट का फ्लैग होगा। दिस फील्ड इज यूज्ड इन फ्रेगमेंटेशन, जिसमें दो वैल्यू होगी डी एंड एम। डी स्टैंड फॉर डो नॉट फ्रेगमेंट एंड एम स्टैंड फॉर मोर फ्रेगमेंट। तो डी की वैल्यू 1 अगर होगी तो इसका मतलब है जो हमारा पैकेट है उस पैकेट को आगे फ्रेगमेंट नहीं करना है, उसको नेक्स्ट डिवाइड नहीं करना है। अगर हमारा m की वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि इसमें इस पैकेट में बहुत सारे फ्रेगमेंट हैं और वहाँ पर अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कई सारे फ्रेगमेंट इस पैकेट के लिए दिए गए हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। A router might have to fragment a packet when forwarding it from one medium to another medium that has a smaller MTU. राउटर का जो वर्क है वो एक लिंक से दूसरे लिंक में पैकेट को ट्रांसफ़र करना। तो हो सकता है कि जिस लिंक से राउटर पैकेट को ले रहा है वो लिंक हो सकता है कि वहाँ पर डेटा लिंक लेयर का कोई और प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो, और जिस लिंक में वो पैकेट को सेंड कर रहा है वहाँ पे डेटा लिंक लेयर का कोई और प्रोटोकॉल यूज हो सकता है। तो उस केस में जो हमारी MTU की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाती है। When the fragmentation occurs, the IP version 4 packet uses the fragment offset field and the MF is M, more fragment, flag in IP header to reconstruct the packet when it arrives at the destination host. The fragment offset field identify the order in which to place the packets fragment in the reconstruction. तो यहाँ पर जो आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट और ये M की वैल्यू जो है मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू, ये दोनों यूज होगा किसके लिए? रीअसेंबलिंग करने के लिए। जब हमारा पैकेट जो फ्रेगमेंट्स हैं वो रिसीवर के पास पहुंच गए तो फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू और मोर फ्रेगमेंट ये दोनों वैल्यू यूज होती हैं रीअसेंबली के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट फील्ड इज टाइम टू लाइव। ये देखिए टाइम टू लाइव आपका 8 बिट का होता है, जिसका कहने का मतलब है कि जो आपका पैकेट है वो नेटवर्क में कब तक लाइव करेगा, मतलब कब तक वो ट्रेवल कर सकता है। A datagram has a limited lifetime in its travel through an internet. This field was originally designed to hold a timestamp which was decremented by each visited router. The datagram was discarded when the value become 0. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो टाइम टू लाइव है वो एक वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है, पैकेट को। जैसे कि अगर टाइम टू लाइव की वैल्यू 5 है तो उसका कहने का मतलब है 5 राउटर तक आपका जो पैकेट है वो ट्रेवल कर सकता है, और जिस भी राउटर पर पैकेट जाएगा वहाँ पर टाइम टू लाइव की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। तो इस तरीके से सपोज करो पहले राउटर पर गया तो वहाँ पर 1 कम हुई 4 हो जाएगा, नेक्स्ट गया 1 कम हुआ 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 कम हो जाएगा 2। तो इस तरीके से टोटल 5 राउटर तक ही वो ट्रेवल करेगा। उसके बाद अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो जो हमारा IP पैकेट है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जो हमारा IP पैकेट है वो एक लूप में ट्रेवल करने लगे, मतलब कि वो आपका नेटवर्क में ही बार बार वो ट्रेवल करता रहे,
एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाए, दूसरे से तीसरे जाए, फिर घूम कर उसी राउटर पे आ जाए सेंडर के पास, फिर से फिर जाए। तो ये चीज़ होने की वजह से क्या होता है, ट्रैफिक बहुत सारा जनरेट हो जाएगा और कंजेशन होने लगता है। तो वो चीज़ ना हो, कंजेशन ना हो, राउटर क्या करते हैं, टाइम टू लाइव की वैल्यू को चेक करते हैं। अगर वो वैल्यू ज़ीरो है तो उसको फिर डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रोटोकॉल 8 बिट का, एंड नेक्स्ट इज हेडर चेकसम। एंड प्रोटोकॉल की बात करें तो ये जो प्रोटोकॉल की वैल्यू है, इससे ये वो वैल्यू है जिससे ये पता चलेगा कि जो आईपी पैकेट है वो अपर लेयर में किस प्रोटोकॉल के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, 8 bit field define the high level protocol that uses the services of IP layer। वहाँ पर अगर ये वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो हमारा अपर लेयर है वो ICMP जो कि यूज कर रहा है इसको। अगर 2 है तो ICMP, 6 है इसका मतलब IP पैकेट को TCP यूज कर रहा है, 17 है तो UDP यूज कर रहा है, 89 है तो OSPF यूज कर रहा है। नेक्स्ट है हेडर चेकसम। तो यहाँ पर ये जो चेकसम यूज किया जा रहा है ये आईपी हेडर के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर इसके लिए डेटा की वैल्यू नहीं यूज की जाएगी। तो हेडर चेकसम, एरर्स इन आईपी हेडर कैन बी डिजास्टर। अगर आईपी हेडर में अगर एरर हो जा रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और वो प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए यहाँ पे कुछ हमने बताया है। IP adds a header checksum field to check the header but not the payload। इस सेंटेंस का मतलब है जो IP चेकसम है वो हेडर के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि पेलोड के लिए। पेलोड का मतलब है डेटा के लिए। तो डाटा में अगर कोई भी एरर होगा तो वो चीज़ आईपी पैकेट नहीं फाइंड कर सकता, आईपी हेडर नहीं फाइंड कर सकता। लेकिन अगर हेडर में चेंजेस हो रहे हैं तो वो चीज़ फाइंड किया जा सकता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हेडर के एरर को फाइंड करना। अगर एरर हो रही है तो उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज करप्टेड, आपके हेडर में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दिया रहेगा और सोर्स का भी आईपी एड्रेस रहेगा। तो अगर सपोज कीजिए कि डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस करप्ट हो गया तो फिर क्या हो सकता है कि आपका जो पैकेट हो किसी और रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। द पैकेट कैन बी डिलीवर टू रॉन्ग होस्ट, कहीं पर भी जा सकता है। इफ द प्रोटोकॉल फील्ड इज करप्टेड, सपोज करो जो आपका ये प्रोटोकॉल फील्ड है ये करप्ट हो गया, तो इसका मतलब जो आपका आईपी पैकेट है वो रिसीवर एंड पर किसी और प्रोसेस के पास रिसीव हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोटोकॉल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हैं, तो वहाँ पर वो किसी और प्रोटोकॉल को रिसीव हो जाएगा, किसी और प्रोसेस को रिसीव हो जाएगा। द प्रोटोकॉल फील्ड इज करप्टेड, द पेलोड मे बी डिलीवर टू रॉन्ग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रॉन्ग प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में डिलीवर होगा और उसी से फिर वो एप्लीकेशन लेयर के भी किसी और एप्लीकेशन को जाकर डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है जो नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो हमारा भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। इफ द फील्ड रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन इज करप्टेड, द डेटाग्राम कैन नॉट बी रीअसेंबल्ड करेक्टली एट द डेस्टिनेशन एंड सो ऑन। तो अगर आपका जो आईपी पैकेट है उसका हमने फ्रेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट कर दिए हैं और वहाँ पर जो ऑफसेट की वैल्यू है वो चेंज हो गई। ठीक है, वहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू अगर चेंज हुई तो फिर रिसीवर एंड पर हमको रीअसेंबल करने में प्रॉब्लम होगी। कौन सा फ्रेगमेंट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा फ्रेगमेंट लास्ट का है, तो रिसेंबलिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हमने देखा अगर हमारे हेडर में की वैल्यू चेंज हो जा रही है तो इसकी वजह से एक डिजास्टर हो जा रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है आपके आईपी पैकेट में।
नेक्स्ट जो फील्ड है वो है आपका सोर्स एड्रेस 32 बिट, डेस्टिनेशन एड्रेस 32 बिट, एंड ऑप्शंस ऑप्शंस की वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 40 बाइट तक हो सकती है. Options, a datagram header can have up to 40 byte of options. Options can be used for network testing and debugging. तो ऑप्शंस को हम लोग नेटवर्क टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए यूज करते हैं. जनरली ये जीरो हर जगह दिया रहेगा, बट आपको अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हेडर है उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि हेडर लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि ऑप्शन है या नहीं है. Padding, padding is payload. Payload means the upper layer data. Uh, the main reason for creating a datagram payload is the packet coming from other protocol that uses the services of IP. तो आपके जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी सेगमेंट जा रहा है वो आपका क्या है, पैडिंग है, वही आपका पेलोड है और उसको हम लोग वही डेटा है. अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जो आपका आईपी हेडर है उसके बारे में कौन कौन से फील्ड है, कौन कौन से फील्ड किस किस चीज़ के लिए यूज की जा रही है, ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 7.1. An IP packet has arrived with the first 8 bit as shown. The receiver discard the packet. Why? जो आईपी पैकेट आया रिसीवर के पास वहां पर जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 बिट है उसकी वैल्यू ये दी गई है, एंड रिसीवर ने इसको डिस्कार्ड कर दिया. 5. तो हमको देखना पड़ेगा कि हेडर में कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए इसकी वजह से. अगर हम हेडर की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 4 बिट हैं वो 4 बिट आपके वर्जन के लिए यूज किए गए हैं, और नेक्स्ट 4 बिट किसके लिए है, वो हेडर लेंथ के लिए. तो देखो यहाँ पर अगर हम इस 4 बिट की बात करें तो इसकी वैल्यू देखिए 4 है. इसका मतलब हमारा जो आईपी प्रोटोकॉल है वो वर्जन 4 का है. और आगे की जो वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू आ रही है 2. ठीक है, और ये है आपका हेडर लेंथ. हेडर लेंथ ये वर्ड में लिखा रहेगा, और एक वर्ड 4 बाइट का होता है. तो टोटल हेडर लेंथ की वैल्यू क्या होगी, जो इसकी बाइनरी वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है. 2 इंटू 4 इक्वल टू 8. तो हेडर लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, 8 बाइट आ रही है. और 8 बाइट का हेडर लेंथ होता ही नहीं है आईपी प्रोटोकॉल में, तो जिसकी वजह से हमारा जो रिसीवर है वो इस आईपी पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा. तो यहाँ पर सोल्यूशन में देखिए, दिस इज एन एरर इन दिस पैकेट. द foremost bit is 0100 shows the version which is correct. The next 4 bit 0010 shows the wrong header length. 2 into 4 equal to 8. तो मिनिमम हेडर की वैल्यू होती है 20. ठीक है, अब 20 से भी कम है, इसका मतलब है आपका जो पैकेट है वो करप्ट हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल, in an IP packet the value of header length is 1000 in binary. How many byte of options are being carried by this packet? तो यहाँ पर देखिए जो हेडर लेंथ की वैल्यू है वो 100 है. अगर ये डेसिमल में देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी. और हेडर लेंथ क्योंकि वर्ड फॉर्मेट में रहता है तो वहाँ पर हम बाइट कैलकुलेट करने के लिए इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 8 इंटू 4 इक्वल टू 32. इसका मतलब जो हमारी टोटल हेडर लेंथ की वैल्यू आ रही है वो 32 आ रही है.
हमको ये भी पता है कि जो बेस वैल्यू हेडर लेंथ की होती है वो 20 होती है, और अगर 20 से ज़्यादा हो रही है इट मीन्स कुछ ऑप्शंस यूज किए गए हैं। तो वो चीज़ कैसे कैलकुलेट होगी कि कितने ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमने इसके लिए देखा, यहाँ पर जो हेडर की वैल्यू है वो आ रही है 8। तो उस केस में देखिए, the header length value is 8, which means the total number of byte in the header is 8 into 4 or 32 byte। ऑप्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कैलकुलेटेड हेडर माइनस बेस हेडर, ठीक है, क्योंकि 20 से कम हो ही नहीं सकता। ऑप्शन जब 0 रहेगा तो 20 रहेगा। तो 32 माइनस 20 इक्वल टू 12। 12 बाइट का ऑप्शन इस आईपी पैकेट में यूज किया गया, जिसकी वजह से हेडर की जो साइज है वो बढ़ गई, 20 से ज़्यादा हो गई। तो आंसर क्या होगा? कितने ऑप्शंस यूज किए गए हैं? 12 बाइट ऑप्शंस। In an IP packet, the value of header length is 5. This 5 given is hexadecimal, and the value of total length field is 0028. How many byte of data are being carried by this packet? So अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो लेंथ ऑफ डेटा कैलकुलेटेड बाय टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, और यहाँ पर हमको टोटल लेंथ फाइंड करना है, हेडर लेंथ फाइंड करना है, फिर हम लोग डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यह आपका जो है हेडर लेंथ है। हेडर लेंथ आपका अगर देखें तो 5 into 4, 5 into 4, यहाँ पर हेडर की वैल्यू आ जाएगी 20, एंड टोटल लेंथ फील्ड ये है। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो डेसिमल में आपका हो जाएगा 8 into 16 to the power 0 plus 2 into 16 to the power 1, और यह वैल्यू आओगी 16 into 2 32 plus 8 40। तो टोटल लेंथ की वैल्यू आ गई 40 और हेडर लेंथ की वैल्यू आ रही है 20। तो यहाँ से हम लोग टोटल डेटा की लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 40 minus 20 20। Solution, header length value is 5. This means the total number of byte in the header is 5 into 4, which is 20 byte। इसका मतलब है कि नो कोई भी ऑप्शन नहीं यूज किया गया है। द टोटल लेंथ इज 40 बाइट, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, विच मीन्स द पैकेट इज कैरिंग 20 बाइट ऑफ डेटा। 40 minus 20। Next question is, an IP packet has arrived with the first few hexadecimal digits shown in this figure। ये दिखाया गया है। How many hops can this packet travel before being dropped? The data belong to what upper layer protocol? इस क्वेश्चन में देखो, अगर एनालाइज करो तो हाउ मेनी हॉप्स का मतलब है टाइम टू लाइव की वैल्यू ये पूछ रहा है। और टाइम टू लाइव की वैल्यू कैसे होगी? उसके लिए हमको जो है सबसे पहले आईपी हेडर को एनालाइज करना पड़ेगा, और कौन सी बिट वैल्यू है जहाँ से आपके टाइम टू लाइव की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, वो चीज़ कैलकुलेट करके हम लोग नंबर ऑफ हॉप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद टाइम टू लाइव के बाद हमारे जो नेक्स्ट फील्ड आती है वो आती है प्रोटोकॉल की। तो वहाँ पर हम लोग इस हेक्साडेसिमल को देखकर प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, इस आईपी पैकेट को यूज कर रहा है, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम हेडर की बात करें तो फर्स्ट 32 बिट, यहाँ पर कहीं पर भी टाइम टू लाइव की फील्ड नहीं दिख रहा है, तो 32 बिट को हमको छोड़ना होगा। नेक्स्ट 32 बिट, यहाँ पर भी टाइम टू लाइव नहीं दिख रहा है, और आगे फिर हमने देखा टाइम टू लाइव की फील्ड एक दिख रही है। तो ये फील्ड हमको यहाँ से फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये सारा कुछ हेक्साडेसिमल में दिया गया है। हेक्साडेसिमल में मतलब कि जो एक ये 4 हेक्साडेसिमल है वो 4 बाइनरी बिट में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल देखिए कितने हो जाएंगे, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4
16 plus 4. एग्जाम्पल 7.4। इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, और वो इंफॉर्मेशन आपके आईपी पैकेट की दी गई है। एन आईपी पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट फ्यू हेक्साडेसिमल डिजिट्स शोन इन दिस फिगर। हाउ मेनी होप कैन दिस पैकेट ट्रेवल बिफोर बीइंग ड्रॉप्ड। तो यहाँ पे टाइम टू लाइफ की वैल्यू हमको निकालनी है। इस फिगर को देखकर हमको टाइम टू लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है। द डेटा बिलोंग टू अपर व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल। अपर लेयर का प्रोटोकॉल हमको फाइंड करना है। हम लोगों ने हेडर में देखा था कि वहाँ पर अपर लेयर्स, वहाँ पर प्रोटोकॉल की एक फील्ड थी जिसमें उसकी वैल्यू को देखकर हम लोग ये फाइंड करते थे कि अपर लेयर्स का कौन सा प्रोटोकॉल है जो इस पैकेट को यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो टाइम टू लाइफ की फील्ड है वो किस हेक्साडेसिमल वैल्यू पर लाई करेगी। देखो ये आपकी 1 बाइट हो, 8 बिट है, तो 1 बाइट। ये आपका नेक्स्ट 8 बिट है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट 8 बिट है, और ये आपका नेक्स्ट 8 बिट है। तो टोटल ये फर्स्ट रो की वैल्यू है, हो गई। ठीक है, उसके बाद ये ये दो, ये और ये, यहाँ तक आपका सेकेंड रो की वैल्यू आ रही है। इसके आगे आपकी जो वैल्यू आएगी वो थर्ड रो की वैल्यू होगी। हेडर फील्ड को अगर हम लोग देखें तो देखिए, अगर हेडर को एनालाइज किया जाए तो जो फर्स्ट 32 बिट है यहाँ पर कहीं भी टाइम टू लाइफ फील्ड नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट 32 बिट को हमको नहीं देखना है। फिर आगे की 32 बिट, वहाँ पर भी कोई भी टाइम टू लाइफ की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आगे मतलब कि 32 टोटल 64 बिट छोड़ने के बाद जो आगे की 8 बिट वैल्यूज है वो टाइम टू लाइफ को बता रही है। तो 8 बिट अब कौन सी होगी, ये देखिए, ये 0 1। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम टू लाइफ की वैल्यू क्या आ रही है वो 0 1 है। और 0 1 को अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखें, सॉरी, अगर बाइनरी में लिखें तो इस 0 की वैल्यू आएगी आपकी 0 0 0 0। इस 1 की वैल्यू आएगी आपकी 0 0 0 1। तो कहने का मतलब है जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जिस भी प्रोटोकॉल की वैल्यू 1 होगी वो नहीं, आ, जो टाइम टू लाइफ की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। इसका मतलब नंबर ऑफ होप जो ट्रेवल करेगा वो क्या आएगा आपका 1। नंबर ऑफ राउटर जो ट्रेवल करेगा वो आएगा आपका 1। और इसके बाद टाइम टू लाइफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम टू लाइफ ये हर एक राउटर पर एक डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो जब ये 0 हो जाएगा उसके बाद आगे का कोई भी राउटर इस पैकेट को नेक्स्ट सेंड नहीं करेगा और वो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर टाइम टू लाइफ की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब कि हाउ मेनी नंबर ऑफ होप्स, हम आंसर हमको मिल गया, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। द डेटा बिलोंग्स टू व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 8 बिट हमको अपर लेयर प्रोटोकॉल बता रहा है, और आगे का जो 8 बिट है वो क्या आ रहा है, देखो 0 2। और 0 2 जो है वो IGMP की वैल्यू है, IGMP। सोल्यूशन ये आप लोग देख लो क्या है। और अगर हम टेबल की बात करें तो ICMP की जो प्रोटोकॉल वैल्यू है वो 1 है, और IGMP की जो प्रोटोकॉल वैल्यू है वो 2 है। तो इसलिए कहा गया है कि IGMP is the upper layer protocol which use this IP packet. Next topic is fragmentation.
अब फ्रेगमेंटेशन करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए हमारे नेटवर्क में एक ब्रॉड नेटवर्क की अगर बात करें तो बहुत सारे राउटर्स होते हैं और उन राउटर्स के बीच में हमारा फिजिकल लिंक होता है। उस फिजिकल लिंक में डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल रन कर रहे होते हैं। बट हमारे पास डेटा लिंक लेयर के कई सारे प्रोटोकॉल हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक राउटर ये है राउटर आर, और एक ये लिंक जहाँ से पैकेट राउटर को रिसीव हो रहा है, और वहाँ से राउटर के कई सारे आउटगोइंग लिंक होंगे। उस लिंक पर ये पैकेट भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इस लिंक ये एक अलग फिजिकल मीडियम में हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोएक्सियल केबल हो, ट्विस्टेड पेयर हो, कोई भी वाईफाई हो सकता है। इस केस में जो MTU की वैल्यू है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ये डिपेंड करती है हमारी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल के ऊपर। और वो MTU है वो फ्रेम के साइज बताएगा। उस MTU से फ्रेम की साइज हमारी फाइंड की जाती है। तो अलग अलग डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल में अलग अलग फ्रेम की साइज होती है। तो सपोज कीजिए इस जो इनकमिंग लिंक है, यहाँ पर जो फ्रेम की साइज है वो 500 है या फिर 5000 है फ्रेम की साइज। मैक्सिमम फ्रेम की साइज 5000 हो सकती है, लेकिन आउटगोइंग लिंक पर जिसे भेजा जा रहा है वहाँ पर मैक्सिमम साइज आपकी 100 हो सकती है। तो अब ये 5000 जो आपका फ्रेम था वो इस लिंक में नहीं सेंड किया जा सकता। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमको? हमको फिर फ्रेगमेंटेशन करने पड़ेंगे। हमको इस फ्रेम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से, और ये फ्रेगमेंटेशन का जो वर्क है वो डेटा लिंक लेयर करता है, आईपी प्रोटोकॉल करता है। A datagram can travel through different network. Each router decapsulate the IP datagram from the frame it receive, process it, and then encapsulate it in another frame. The, the format and size of received frame depend on the protocol used by physical network through which the frame has just traveled. The format and size of sent frame depend on the protocol used by the physical network through which the frame is going to travel. जो चीज़ हमने बताई है इस फिगर में, ठीक है, हो सकता है कि इनकमिंग लिंक पर कोई और प्रोटोकॉल हो, उसके फ्रेम साइज के ऊपर हमारा पैकेट डिपेंड करेगा, और जो हमारा आउटगोइंग लिंक है वहाँ पर फ्रेम साइज के ऊपर हमारा पैकेट डिपेंड करेगा। तो इस सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के बारे में, एंड फील्ड रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन करने पर हमको कौन कौन से फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। MTU देखिए क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेंडर साइड में क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर पर आपका जो मैसेज है वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन हेडर उसमें ऐड किया जाएगा, और वो फिर नीचे के लेयर पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसको डिवाइड करेगा अलग अलग सेगमेंट में, और अपना हेडर ऐड करके फिर वो नेटवर्क लेयर को ट्रांसफ़र कर देगा। नेटवर्क लेयर पर फिर वो इनकैप्सुलेट होगा किस में? डेटा लिंक में लेयर पर जाने पर फ्रेम में। तो अब देखिए उसमें एक चीज़ ये है, जो फ्रेम है उन फ्रेम की अलग अलग साइज फिक्स है, ठीक है, मैक्सिमम साइज फिक्स है। जैसे कि अगर हम लोग SDLC प्रोटोकॉल की बात करें तो वहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रेम की साइज़ है वो कुछ और होगी। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम साइज़ कुछ और हो सकती है। और अगर हम लोग वाईफाई की बात करें या फिर ईथरनेट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल में फ्रेम की साइज़ मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो उस मैक्सिमम साइज़ के ऊपर ही हमारा जो IP पैकेट की साइज़ वो डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी? क्योंकि हमारा जो IP पैकेट ही है वही हमारा एज ए पेलोड इन फ्रेम में यूज किया जा रहा है, ठीक है। और वो मैक्सिमम कितने साइज का IP पैकेट
किसी फ्रेम में यूज किया जाएगा वो होता है हमारा MTU. The MTU is the maximum number of bytes that a data link protocol can encapsulate. The value of MTU differ from one physical network protocol to another. For example, the value of LAN is normally 1500 byte, but for the WAN it may different, larger or smaller. IP implement a process to fragment a datagram exceeding the MTU. तो अगर डेटाग्राम MTU से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर IP क्या करता है, फ्रेगमेंट डेटाग्राम को फ्रेगमेंट करता है आउटगोइंग लिंक के MTU पर, MTU के हिसाब से. And in order to make the IP protocol independent of the physical network, the designer decided to make the maximum length of IP datagram equal to 6500 65,535 बाइट. तो यहाँ पर देखिए अभी तक जो हमारा जो आईपी पैकेट है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, फ्रेम की साइज पर. और वो फ्रेम की साइज लिमिटेड है, 2000 है, या फिर हमने अभी पीछे देखा कि 50,000 हमारा मोस्टली लाइन यूज़ करते हैं, 15,000 1500. तो कोई ऐसा डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल रहे जो और भी मैक्सिमम साइज का फ्रेम सेंड कर सकता है, मतलब कि हमारा 2000 से ज़्यादा सेंड कर सकता है, 5000 से ज़्यादा सेंड कर सकता है. तो उस केस में यहाँ पे दे दिया गया है कि जो आपका मैक्सिमम पैकेट साइज है वो ये हो सकती है, इतने पैकेट का सेंड किया जा सकता है इन फ्यूचर अगर कोई इस तरीके से लिंक लेयर प्रोटोकॉल बनता है तो. This makes transmission more efficient if one day we use a link layer protocol with an MTU of this size. ठीक है, अगर इस साइज का MTU हम किसी लिंक लेयर में आगे यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो ट्रांसमिशन है वो इफ़िशियंट हो जाएगा. ठीक है, अगर डेटा पैकेट की साइज इंक्रीज कर जा रही है तो. However, for other physical network, we must divide the datagram to make it possible for it to pass through this network. This is called fragmentation. When a datagram is fragmented, each fragment has its own header with most of field repeated but some have been changed. जो भी डेटाग्राम हम लोग फ्रेगमेंट करते हैं तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्या होगी, वो रिपीट होती हैं हेडर की, लेकिन कुछ फील्ड जो है वो अलग रहती हैं, जो आपकी फ्रेगमेंटेशन में यूज होती है वो फील्ड डिफरेंट होगी. A fragmented data may itself be fragmented if it encounter a network with an even smaller MTU. तो इस चीज़ में देखिए बोला ये जा रहा है कि अगर एक राउटर है R, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपका 400 का डेटा IP पैकेट ये रिसीव हो रहा है और यहाँ से आपका ये जो पैकेट है वो थाउजेंड्स में फ्रेगमेंट कर दिया गया. और आगे फिर कोई और राउटर मिलेगा. ठीक है, और वहाँ पर आउटगोइंग लिंक में हो सकता है कि जो हमारी MTU है वो आपकी 500 की हो. तो उस केस में हमको इसको फिर से फ्रेगमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, 2 फ्रेगमेंट करने पड़ेंगे. अगर सपोज करो कि आगे का जो भी हमारा राउटर है वहाँ पर आउटगोइंग लिंक का जो प्रोटोकॉल है उसका MTU की साइज़ सपोज करो 50 बाइट है, तो उस केस में हमारे और फ्रेगमेंट करने पड़ेंगे 50 बाइट के अकॉर्डिंग. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा IP पैकेट है वो राउटर टू राउटर हो सकता है कि सेवरल टाइम फ्रेगमेंट होता रहे. डेटाग्राम में बी फ्रेगमेंटेड सेवरल टाइम्स बिफोर इट रीचेस द फाइनल डेस्टिनेशन. रिसीवर तक पहुंचने पर तब तक कई बार ये फ्रेगमेंट हो सकता है. Only data in datagram is fragmented.
अब एक की कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो हम लोग फ्रेगमेंट कर रहे हैं, क्या हम लोग हेडर को फ्रेगमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हेडर को फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता यहाँ पर। हेडर की साइज जो है वही फिक्स रहेगी। अगर इनिशियल आईपी पैकेट के हेडर की साइज 20 है, तो जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे वो सारे फ्रेगमेंट में जो हेडर की साइज होगी वो क्या होगी, वो 20 होगी। आइडेंटिफिकेशन एंड फ्लैग फील्ड। आइडेंटिफिकेशन, हमने देखा था आईपी हेडर में एक फील्ड होती है आइडेंटिफिकेशन, जो कि एक यूनिक नंबर होता है। और वो आइडेंटिफिकेशन जितने भी फ्रेगमेंट रहेंगे वो सारे फ्रेगमेंट के पास सेम होगा। तो आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है, किसी एक मैसेज का एक यूनिक नंबर होगा जो उसको आइडेंटिफाई करेगा नेटवर्क में। ठीक है, एक यूनिक नंबर होगा। और अगर इसके फ्रेगमेंट बन रहे हैं तो सारे फ्रेगमेंट के जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे वो सेम होंगे। अगर इनिशियल सेगमेंट का 5 है तो जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे उन सारे फ्रेगमेंट का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, वो 5 होगा। जो कि ये बताएगा कि सारे फ्रेगमेंट एक ही मैसेज के पार्ट हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग रिसीवर की तरफ उसको रीअसेंबल कर सकते हैं। अ यूनिक नंबर असाइंड बाय सेंडर टू ऐड इन रीअसेंबलिंग fragmented data is fragments of datagram has the same identification number। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। फ्लैग फील्ड में हमारे 3 बिट का फ्लैग होता है। फर्स्ट आपका उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी जो अनयूज्ड है। सेकंड आपका डी है एंड नेक्स्ट है एम। 0 रिजल्ट मस्ट बी 0। What is D? D stand for do not fragment. 0 means allow fragmentation, 1 means do not allow fragmentation। तो ये जो फील्ड है D, अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब जो हमारा आईपी पैकेट है वो फ्रेगमेंट किया जा सकता है। अगर आउटगोइंग लिंक पर जो एमटीयू की साइज है वो कम है तो उसको हम लोग फ्रेगमेंट कर सकते हैं। बट अगर उसकी वैल्यू 1 है तो कुछ पैकेट ऐसे हो सकते हैं जिसको फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता। तो उस केस में क्या होगा, वो पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अगर एमटीयू की साइज कम है तो। ठीक है, तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो वहाँ पर एक आईसीएमपी मैसेज, एक आईसीएमपी कंट्रोल मैसेज, एरर मैसेज सेंडर को सेंड किया कर दिया जाएगा कि जो आईपी पैकेट है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। What is M? M is more fragment. 0 means this is the last fragment of the datagram. 1 means the additional fragment will follow। जो भी हम लोग फ्रेगमेंट करेंगे वहाँ पर डी एम की वैल्यू दी रहेगी। जनरली हम लोग हर जगह एम की वैल्यू का यूज किया जाएगा क्योंकि जो भी फ्रेगमेंट होंगे मोस्टली सारे फ्रेगमेंट, जो भी आईपी पैकेट होंगे मोस्टली सारे आईपी पैकेट फ्रेगमेंटेड ही रहते हैं। बट कुछ स्पेशल केस में ही कुछ पैकेट ऐसे हो सकते हैं जिसको हम लोग फ्रेगमेंट नहीं करेंगे आगे। तो उस केस में जो डी की वैल्यू होगी वो 1 होगी, बाकी अदर केस में जो डी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और एम की वैल्यू 0 का मतलब है कि ये जो फ्रेगमेंट है ये लास्ट फ्रेगमेंट है। और 1 है इसका मतलब ये फ्रेगमेंट लास्ट नहीं है। और भी कई सारे जो है फ्रेगमेंट आईपी पैकेट हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कैसे फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक डेटा साइज हमने ले लिया है वो 4000 बाइट का है। और जो भी हमारी एमटीयू की साइज़ है, एमटीयू आपका 14 बाइट का लिया गया है, 1400 बाइट का। ठीक है, तो उस केस में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा मैसेज है उसकी बाइट नंबरिंग कर देंगे। इनिशियल बाइट आपकी 00 होगी और लास्ट की जो होगी वो क्या होगी, 3999। अगर हम लोग इसको 1400 बाइट में डिवाइड करें
तो जो फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी आपकी 000 एंड लास्ट बाइट की वैल्यू हो जाएगी 1399। नेक्स्ट उसके आगे का जो वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा अगले फ्रेगमेंट में, और आगे का फ्रेगमेंट वो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑफसेट वैल्यू है, ऑफसेट वैल्यू से ये फाइंड किया जाएगा कि जो हमारा फ्रेगमेंट है उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट है और उसको जो भी ऑफसेट हम लोग निकालेंगे वो ऑफसेट को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक ये एक फिक्स नंबर ले लिया गया है, हर जगह हम लोग 8 से ही डिवाइड करेंगे। और भी नंबर लिए जा सकते हैं बट आईपी पैकेट में ऑफसेट निकालने के लिए जो वैल्यू ली गई है वो 8 ली गई है। तो जो भी हमारा इनिशियल बाइट आएगा वो सारे इनिशियल बाइट को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा ऑफसेट। देखिए फर्स्ट में जो इनिशियल की वैल्यू थी वो 00 थी, वो 8 से डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आई 0। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का जो ऑफसेट हो गया वो हो गया 0। सेकेंड सेगमेंट का जो ऑफसेट हो गया वो हो गया 175। थर्ड सेगमेंट का जो ऑफसेट हो गया वो 2800। अब यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर देखा जाए जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसकी साइज है 1400 प्लस जो हमारा हेडर होगा। सेकंड का है आपका ये प्लस हेडर। इसकी साइज कैसे निकाली जाएगी, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे और +1 कर देंगे तो इसकी साइज हो जाएगी। और ये आपकी आ रही है 1200 प्लस यहाँ पे हेडर होगा आपका 20। ठीक है, remember that the value of offset is measured in unit of 8 byte. This is done because the length of offset field is 13 bit long and cannot represent a sequence of byte greater than 8191। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम लोग जो है 13 बिट का ऑफसेट फील्ड ले रहे हैं तो वहाँ पर 8 से डिवाइड करके क्यों ऑफसेट निकाल रहे हैं। तो देखिए ऑफसेट में क्या होता है, इनिशियल बाइट लिया जाता है। तो अगर हमारा जो मैसेज है, यहाँ पर मैसेज हमने 4000 बाइट लिया हुआ है, अगर मैसेज काफ़ी बड़ा होता, सपोज करो आपका मैसेज होता ये 12000 बाइट का, और हम जो भी भेजते हैं मैसेज वो मैसेज इससे भी बड़े हो सकते हैं। तो अगर 12000 बाइट का मैसेज है उस केस में क्या हो सकता है कि सपोज करो कि लास्ट का जो फ्रेगमेंट है, लास्ट फ्रेगमेंट का जो इनिशियल बाइट वो ये आ रहा है, सपोज कीजिए कि आपका 10000 आ रहा है। अब इस 10000 को अगर हम 13 बिट फील्ड में रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तब कहा क्या गया कि कोई नंबर एक ऐसा ले लिया जाए जो अंडरस्टूड रहे, रिसीवर को भी अंडरस्टूड रहे और सेंडर को भी अंडरस्टूड रहे कि ये नंबर का यूज करके ऑफसेट निकाला गया है। तो अगर वो नंबर्स हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। फिर हम उसको 13 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। This is done because the length of offset field is only 13 bit long and cannot represent a sequence of byte greater than 18191। This forces hosts or routers that fragment datagrams to choose the size of each fragment so that first byte number is divisible by 8। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें कि फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है
ये हेडर दिया गया है, हेडर फॉर्मेट दिया गया है, और इसके जो टोटल फील्ड की वैल्यू है वो है आपका 4020। 4000 हमारा मैसेज की साइज़ थी, 4000 बाइट, और 20 क्या है आपका हेडर है, तो टोटल लेंथ आपका 4020 हो गया। और ऑफसेट की वैल्यू 000 एंड एम की वैल्यू क्या है, वो 0 है। मीन्स अगर हमारा यही एक मैसेज अगर ट्रेवल कर रहा है तो यही आपका लास्ट होगा और यही आपका इनिशियल होगा, तो उस केस में जो एम की वैल्यू है वो क्या है आपकी 0। नेक्स्ट अगर इसको हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं जिस तरीके से लास्ट हम लोग किए हैं अभी पिछले फिगर में, तो यहाँ पर हमने 1400 में इसको डिवाइड किया। 20 आपका हेडर था, तो टोटल लेंथ की साइज जो हो गई 1420 हो गई, और एम की वैल्यू अब चेंज हो गई क्या 1, और ऑफसेट हमारा क्या आएगा इनिशियल बाइट डिवाइडेड बाई 8। एंड सेकंड फ्रेगमेंट सेम उसी तरीके से होगा, इसके आगे का जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1400, और उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 175 आएगी, और ये आपका लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है इसलिए एम की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। एंड इसमें देखिए अब ये आपका लास्ट फ्रेगमेंट है तो इसलिए एम की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 ले लिया गया है, और जो हमारा साइज आ रहा है वो 1220, ऑफसेट इनिशियल बाइट डिवाइडेड बाई 8। आप अगर सपोज कीजिए कि जो फ्रेगमेंट 2 है वो आगे और फ्रेगमेंट हो रहा है, मतलब कि जिस भी राउटर से वो आगे भेजा जाएगा वहाँ पर नेक्स्ट लिंक में हमको फ्रेगमेंट करना पड़ रहा है, हो सकता है उस लिंक का जो MTU है वो कम हो, तो इस केस में जो MTU की साइज़ ले ली गई है आउटगोइंग लिंक की वो 800 ले ली गई है, तो 1400 बाइट डेटा को हमको 800 में डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने 800 ले लिया, बाकी जो बचा वो आगे के डेटा पैकेट में चला जाएगा। तो इसमें देखा जाए अगर तो फर्स्ट बाइट आपकी हो जाएगी 1400 एंड लास्ट बाइट हो गई आपकी 2199। सेकंड फ्रेगमेंट में फर्स्ट बाइट हो गई 2200, ठीक है, 800 बाइट, 600 बाइट। और अगर इस चीज़ में एक चीज़ और देखा जाए तो देखो ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, जितने भी फ्रेगमेंट है वो सारे फ्रेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन फील्ड क्या है वो सेम, जो डिनोट करेगा ये सारे फ्रेगमेंट एक ही मैसेज के पार्ट। रिसीवर की तरफ ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड देखकर अरेंज किया जाएगा कि ये सारे फ्रेगमेंट एक ही मैसेज के हैं या नहीं है। अब एक मैसेज के सारे फ्रेगमेंट मिल गए, फिर इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे ऑफसेट से, ठीक है। और ये सारा कुछ अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें तो ओरिजिनल मैसेज था आपका, इसको 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड किया गया है, और वो फिर देखिए इस राउटर के पास गए, इस राउटर से आगे 2 फ्रेगमेंट सेंड कर दिए गए, फ्रेगमेंट नंबर 1 और 3, और फ्रेगमेंट 2 ये दूसरे लिंक से सेंड किया गया, लेकिन उस लिंक का जो MTU था वो कम था तो उसको फिर से डिवाइड किया गया, फिर से फ्रेगमेंट किया गया, और आगे फिर ये सेंड हुए, और रिसीवर की तरफ फिर इसको क्या किया जाएगा और रीअसेंबल किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे IP प्रोटोकॉल के कुछ एग्जाम्पल्स, और चेकसम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शंस फील्ड क्या है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस वैल्यूज यूज की जाती हैं, ऑप्शंस टेक्निक्स यूज की जाती हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।